गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुजय राइंचवर है। मैं हेमेटोन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ शाश्वत हॉस्पिटल राजकोट में। आज हम डिस्कस करने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। हमने रिसेंटली फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया सौराष्ट्र रीजन का। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, तो ये सारे कण बनाने की जो फैक्ट्री होती है इसको बोन मैरो कहते हैं। और हमारे बोन्स के अंदर का जो लिक्विड होता है तो उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और इस स्टेम सेल से बोन मैरो हमारे सारे सेल्स बनाता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम लोग करते क्या है और ये क्यों करते हैं? सो बेसिकली जो ब्लड कैंसर्स होते हैं जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा, तो ये डिसीजेज़ में काफ़ी बार हम लोग कीमोथेरेपी से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वैसे केसेस में हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हेल्प लेना पड़ता है। सो इससे हम लोग डिसीज़ को कंट्रोल करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सो अभी इसमें स्टेप्स जो होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पेशेंट फिट होना चाहिए एंड उसके पहले पेशेंट का डिजीज़ कंट्रोल में होना चाहिए। सो जो भी पेशेंट को कैंसर है जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या माइलोमा, तो पहले पेशेंट को हम लोग डिजीज़ को कंट्रोल में लाते हैं जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देके। तो फिर सेकंड स्टेप होता है उसके बाद में कि पेशेंट का फिटनेस चेक किया जाता है। सो पेशेंट के फिटनेस के लिए सारे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं और एक बार हमें लगता है कि पेशेंट फिट है, सारे ऑर्गन फंक्शन पेशेंट के ठीक है, पेशेंट फिजिकली मेडिकली ठीक है, सो उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेम सेल कलेक्शन। तो स्टेम सेल कलेक्शन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है बट एक मेडिकल प्रोसीजर है। सो काफ़ी लोगों को डाउट्स होते हैं कि इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई सर्जरी करना पड़ता है, बट एक आज के टाइम पे एक मेडिकल प्रोसीजर है। सो जैसे आपने देखा होगा कि प्लेटलेट आप डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, सो उसी टाइप से हम लोग आज के टाइम पे मेडिसिन दे के हमारे बोन मैरो से स्टेम सेल ब्लड में ला सकते हैं और वो ब्लड में लाने के बाद में हम लोग उसको मशीन से प्यूरीफाई करके कलेक्ट करते हैं। सो उसको बोलते हैं स्टेम सेल कलेक्शन या एफेरेसिस। ये कलेक्ट करने के बाद में इसको फ्रीज़ किया जाता है जो प्यूरीफाइड स्टेम सेल्स है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है पेशेंट को एक हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं जिसको हाई डोज कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो ये हाई डोज कीमोथेरेपी देने का काम ये होता है कि इससे हम लोग जो भी पेशेंट का बचा हुआ कैंसर सेल्स है तो इसको क्लियर किया जाता है। सो एक बार ये कैंसर सेल्स बॉडी से क्लियर हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो प्यूरीफाइड स्टेम सेल हमने कलेक्ट करके फ्रीज़ किए थे इसको हम लोग पेशेंट को वापस दे देते हैं। सो ये स्टेम सेल पेशेंट को देने के बाद में 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है जब पेशेंट को पेशेंट का डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड जो इम्यूनिटी होता है सो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो इस टाइम पे पेशेंट को काफ़ी इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। सो ये 10 to 15 डेज़ पेशेंट को हमको एक स्पेशल रूम में रखना पड़ता है जिसे हेपा फिल्टर रूम्स बोलते हैं। सो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पेशेंट को इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। सो इसके बाद में 10 to 15 डेज़ पेशेंट्स को जो इन्फेक्शन होता है, कोई ऑर्गन टॉक्सिसिटी होती है, उसके ब्लड प्लेटलेट कम होते हैं या फिर जो भी मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। सो ये काफ़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी देना तो एक काम है बट उसके बाद में जो टॉक्सिसिटीज़ है उसको अच्छे से मैनेज करके उससे बाहर हमें निकालना होता है। सो 10 to 15 डेज़ के बाद में जो हमने स्टेम सेल दिए प्यूरीफाइड, तो उससे नया ब्लड बनना चालू हो जाता है एंड उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट सक्सेस हो गया। सो 15 डेज़ के बाद में हम लोग पेशेंट को यूजुअली डिस्चार्ज कर देते हैं जैसे उसके एडिक्वेट प्लेटलेट, ब्लड और हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ने लग जाता है। सो ये है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, राइट। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोलोगस और एक होता है एलोजेनिक। सो ऑटोलोगस में हम लोग पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स निकाल के प्यूरीफाई करते हैं एंड जो एलोजेनिक होता है उसमें दूसरे डोनर से दिया जाता है। सो अभी हमने ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है जिसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स हम लेते हैं। सो जो एलोजेनिक वाला है वो हम लोग नेक्स्ट फेज़ में स्टार्ट करें। पेशेंट राजकोट के बाहर का था, नॉट एग्जैक्टली राजकोट का था, यस। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेफ़ है हम बोलेंगे, बट इसमें केयर लेना भी ज़रूरी है। कम्प्लीटली रिस्कलेस होता है ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। इसमें 5% चांस होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को कुछ हार्म हो सकता है या पेशेंट क्रिटिकली बीमार हो सकता है, ओके, या फिर ICU का ज़रूरत पड़ सकता है। बट इसको प्रॉपर कंट्रोल फैशन में किया जाए तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स को हम केयर कर सकते हैं और इसको सक्सेसफुली बाहर निकाल सकते हैं। या सो नॉर्मली इसका जो खर्च होता है जैसे आप कोई बड़े सिटीज़ में, मेट्रोज़ में करोगे जैसे दिल्ली है, मुंबई, अहमदाबाद में, सो 10 to 15 लाख तक उसमें खर्चा आता है। बट हमारे यहाँ पे हमने इसको ओनली हमारे पेशेंट को 3.5 लाख ही पे करना पड़ा इसमें, ओके। सो तो इसमें हमने काफ़ी असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है। जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके थ्रू भी हमने पेशेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है एंड हॉस्पिटल ने भी चैरिटेबल वे में काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो उस तरीके से हमारे पेशेंट्स को वी हैव डन इन ऑलमोस्ट 1/4 कॉस्ट। हाँ, सो बोन मैरो
जो ब्लड डिसऑर्डर से ये भी अराउंड लाइक सारे कैंसर्स में आप पकड़ तो ऑलमोस्ट 20-25% केसेस तो हमारे ब्लड रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। सो अभी लाइक हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे यहाँ पे। लाइक काफ़ी सारे पेरिफेरल जो आपके सेंटर्स है, जैसे वेरावल हो गया, फिर मोरबी जामनगर साइड हो गया, सो तो यहाँ पे डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। हम लोग काफ़ी बार पेशेंट तब देखते जब पेशेंट लाइक वेंटिलेटर पे आ जाता है डायरेक्टली। सो आई वुड से कि केसेस तो है, बट वो डायग्नोस होना एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो रहा है। एंड उसके लिए भी हम लोग काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं। जो हमारे आउटरीच ओपीडीज होते हैं या फिर हमारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग काफ़ी सारे CME इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम लोग पेरिफेरी डॉक्टर्स के साथ मीट करते हैं, उनको समझाते हैं कि इसको कैसे जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। सो हमें उनको टेस्ट का भी सपोर्ट दे रहे हैं, उनको एजुकेशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं एंड अवेयरनेस भी कर रहे हैं, जिससे हम लोग उसको जल्दी से पिक कर पाए। सो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी यही है कि हम उसको उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सके। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ब्लड कैंसर है, सारे कैंसर्स में वन ऑफ द हाईली क्यूरेबल कैंसर्स है, ठीक है। तो उसमें आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टाइम